कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है मानवता की सारी सीमाओं को पार कर दरवाजा तोड़ा गया। तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथाकथित घर में घुसते हैं। बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। यहाँ बच्ची 6 दिन से पर्सनली जा रही है, एफआईआर नहीं हुई, और झूठी बातें ये लोग करते हैं कि फैक्स कर दीजिए। कर दिया गया भैया फैक्स। ये बच्ची कम से कम जीवित है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ रही है भैया। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, मैं इन घटनाओं के विरोध में निरंतर आवाज उठाता रहूंगा और सुनिश्चित करूंगा। बिहार प्रदेश में एक अनुसूचित जाति से आने वाली बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, मुझे लगता है मानवता की सारी सीमाओं को पार कर दुष्कर्म की सारी हदों को पार कर इतिहास में सबसे घृणित घटनाओं में से एक इस घटना का जिक्र होगा। मैं जिक्र कर रहा हूं कौआकोल थाने के अंतर्गत सरवनी गांव एक है, ये नवादा जिले की मैं बात कर रहा हूं। और कल हम लोग गए भी थे इस गांव में। हम लोग गए, बच्ची से हम लोगों ने मुलाकात की। घटना ये 17 तारीख की है, इसी महीने 17 तारीख की ये घटना है। रात में लगभग 11:45 बजे के आसपास। दिन में कुछ बच्चों के खेलने में विवाद हुआ होगा। वो विवाद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस विवाद को आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से रात में 11:45 बजे पुलिस वर्दीधारी, अब वो पुलिस के लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पर वर्दी पहनकर जो लोग वहां पर पहुंचे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। रात में 12 बजे स्वाभाविक है, और महिलाएं थी घर में। बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ। बच्ची का भाई, दोनों भाई यहाँ पटना में ही रहते हैं। घर में कोई पुरुष था नहीं, तो दरवाजा खोलने में इन लोगों को भी घबराहट हुई। वहाँ का माहौल भी उस गांव का ऐसा ही बताया जाता है, जिस वजह से दरवाजा खोलने में घबराहट थी। और उसके बाद दरवाजा जब इस बच्ची ने नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। कल मैंने उसकी तस्वीरें भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप साथियों के लिए मैंने साझा भी की है वो तस्वीरें। दरवाजा तोड़ा गया। तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथाकथित घर में घुसते हैं और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से ये वहां पहुंचे। जूते चप्पल पहनकर बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। लात घूसे जूतों से मारा गया। बंदूक के वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पट जो, उससे बच्ची को मारा गया। नाक की उसकी हड्डी यहाँ की टूटी। यहीं तक बात सीमित नहीं रही। बच्ची को निर्वस्त्र करके उसके कपड़े उतारे, जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की, और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर इस दृश्य को होता देख मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे बच्ची पर। और तो और जब बच्ची ने अपना तन ढकने के लिए जब बोला कि भैया कपड़े तो पहनने दीजिए, तो उन्हीं पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े बदलो। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की घटना को माफ किया जा सकता है? और अगर माफ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं भैया कि हम सब में से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होगा जो बोलेगा कि हाँ ठीक है। भले अपराध कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यहाँ पे तो अपराध भी नहीं था भाई, बच्चों का आपस में खेल का मामला।
और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सभ्य समाज इसको माफ नहीं कर सकता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका प्रशासन मौन क्यों है? और आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं विचलित हूं इसको देखकर। मेरी छोटी बहन है वो, बहन समान भी नहीं बोलूंगा, बहन है मेरी, और इस घटना से मैं विचलित हूं। रात भर नींद नहीं आई मुझे वो दृश्यों को याद करके कि भाई कितना रक्षक जब भक्षक बन जाएं आप, जिनसे आपको उम्मीद है कि ये आपकी सुरक्षा करेंगे, जब वो उम्मीद अब किससे रखिएगा बताइए ना मुझे। ये पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा का भाव ग्रामीणों में देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये वही पुलिसकर्मी हैं जो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने की इनकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। बदले में इन्होंने क्या किया? महिला अगर वो बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं पे थी तो इन्हीं पुलिसकर्मियों के सामने थी। एक हफ्ता बीत गया, 17 तारीख की ये घटना, कल 22 तारीख को मैं उसी गांव में था। इस एक हफ्ते में FIR तक दर्ज नहीं की, किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। बच्ची खुद उस हालत में थाने दर थाने भागती रही। और थाने दर थाने क्यों? क्योंकि वो वहां के स्थानीय थाने गई, वहां के महिला थाना गई, वहां के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में गई। थाने दर थाना ये बेचारी बच्ची भागती गई, किसी ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। खैर, जो सामान्य थाना है वहां से तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रिपोर्ट आप उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। वही थाना के लोग इस गतिविधि में, इस कुकर्म में सम्मिलित हैं। पर महिला थाना, और मुझे ताज्जुब होता है उस महिला पुलिसकर्मी पर जो उस महिला थाना की प्रभारी थी, कैसे आपका खून नहीं खौलता एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को होते देख। और वो बच्ची आपके पास आती है और उल्टा वो महिला पुलिसकर्मी उस बच्ची के साथ ही गाली गलौज करके उसको उल्टा लात घूंसे मार के भिजवा देती है वहां से। कैसे कोई एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कर सकती है? क्या स्थानीय असामाजिक तत्वों का दबाव इतना ज्यादा हो गया है उस पंचायत, उस गांव में? दबंग इतने हावी हो गए हैं कि बाकी सारे प्रशासन के लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये तो छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारियों को क्या हुआ? SP साहब, वहां के स्थानीय SP, 6 दिन उनके इलाके में इस घटना को बीते हुआ, उन्होंने एक बार जरूरी नहीं समझा भैया कि मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊं, मैं इसकी जांच करवाऊं कि बच्ची के साथ ये हुआ कैसे? अगर मीडिया में ये बात चल रही है, बच्ची ने खुद आप मीडिया साथियों के सामने आकर अपना बयान दिया है, बताया है उसने कि कैसे उसके साथ ये घटना घटी, उसके बावजूद स्थानीय SP ने तो कान खोल के सुन ले। ऐसे लोग जो ये सोच रखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की सुनवाई करने वाला कोई नहीं, उनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं, जब तक चिराग पासवान जिंदा है, मैं इन घटनाओं के विरोध में निरंतर आवाज उठाता रहूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि इन परिवारों को कम से कम न्याय मिले और कम से कम ये परंपरा ना स्थापित हो कि कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए और उसके बाद लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैंने लिखित तौर पर भी आप सब साथियों के सामने भी मैं इसकी प्रतिलिपि दे रहा हूं, पर मैंने लिखित तौर पर भी मां महिम को भी मैंने इसकी जानकारी दी है। मैं महामहिम राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, अनुसूचित जनजाति से आती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग उनके राष्ट्रपति बनने का हम लोग उत्सव भी मना रहे हैं। 75 सालों में पहली बार एक आदिवासी महिला, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सबसे पहले तमाम विरोधों को दर्दनाक करते हुए, NDA से हमारे संबंध हैं नहीं है, सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए तुरंत हम लोगों ने समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते। मां महिम से मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो इसका संज्ञान लेंगी। उनके तो संज्ञान में मैंने दिया ही है। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री
और उनको सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हैसियत से ही नहीं, गृह मंत्री की हैसियत से भी उनको भी मैंने लिखित तौर पर इस घटना की जानकारी दी है। कम से कम इस विषय में मैं उनसे उम्मीद जरूर रखूंगा। एक बच्ची, एक महिला, उसकी इज्जत से जुड़ा हुआ यह विषय है। उनसे मैं उम्मीद रखता हूं कि इसमें वो तत्परता दिखाए। महामहिम राज्यपाल को भी मैंने इसकी जानकारी दी है। नीडलेस टू से यहाँ के डीजीपी महोदय और गृह सचिव और एसपी साहब को भी मैंने इसकी प्रतिलिपि दी है। पर साथ ही में इसकी प्रतिलिपि मैंने मानव अधिकार आयोग में भी मैंने दी है, महिला आयोग को भी मैंने इसकी जानकारी दी है, राष्ट्रीय बिहार दोनों स्तर पर, और साथ ही में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी दी है। इस तरीके के प्रेसिडेंट्स को सेट होने नहीं दिया जा सकता। ये कोई छोटी घटना नहीं है भाई, इतिहास गवाह रहा है। इन्हीं घटनाओं ने बड़ी बड़ी और घटनाओं को अंजाम दिया है। फूलन देवी को हम लोग भूले नहीं है, किस तरीके से उन्हें नग्न कर कर पूरे गांव में घुमाया गया। आप उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, लोगों को मारा, बंदूक उठा ली, डकैत बन गई। कारण क्या था भैया? नक्सली लोग बनते हैं, कारण क्या था? क्यों बनते हैं? जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी भी इसीलिए फटता है, जमीन के नीचे जो गर्म पदार्थ होते हैं, जब आप उसको निकलने का मौका नहीं देते तभी यह विस्फोट होता है। और अगर इसी तरीके से इन मामलों की लीपापोती होती रही, इन मामलों को दबा के रखा गया, तो ऐसे ही ज्वालामुखी फटेंगे। और इसीलिए मैं कम से कम पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, और मैं साथ ही में तमाम सांसद, विधायक, नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो जात पात धर्म मजहब से उठकर, मैं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले नेताओं से तो विशेष आग्रह करूंगा कि वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, जहां पर भी हो, कम से कम इस बच्ची का साथ दें, इस बच्ची को न्याय दिलाने में, मेरी इस मुहिम में अपना साथ दें। पर साथ ही में मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि मानवता को इस विषय में आधार बनाया जाए और दलगत राजनीति से उठकर बच्ची को न्याय दिलाया जाए। लोकसभा में इस विषय को मैं जरूर उठाऊंगा। संघीय ढांचे में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसीलिए संसद में कई बार, पिछली बार भी जब ऐसे ही एक दुल्हन के कमरे में जब पुलिस घुस गई थी, उस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया था। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में इस बात को नहीं उठाने की अनुमति दी जाती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू होता है। पर यह एक ऐसा विषय है जो कि पूरे देश की न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली महिला, बल्कि आधी आबादी की इज्जत से जुड़ा हुआ यह विषय है। पार्लियामेंट में मैं उठाऊंगा और राज्य सरकार से मैं कम से कम उम्मीद करता हूं, राज्य सरकार से मैं ये आग्रह करता हूं कि एक अलग से एसआईटी गठित की जाए, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसके लिए ऑर्गेनाइज की जाए जो इस मामले की जांच करे। भाई जिनको जांच की जिम्मेदारी देनी है, जांच भी उन्हीं पे होनी है। मैं उन थाना अधिकारियों की बात कर रहा हूं जो वहां पर है, तो इसीलिए उन पे भरोसा नहीं है। बच्ची को आज मैंने पटना बुलाया है, बच्ची यहीं पे ही है, घर पे ही है। शारीरिक हालत उसकी ठीक नहीं है, उसके इलाज की जिम्मेदारी मैंने ली है। साथ ही में कानूनी उसकी जितनी मदद हो सके उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। आज सुबह भी कई कानून के जानकार थे जिसके साथ पूरी टीम बैठी थी, हम लोग उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही में बच्ची कम से कम मानसिक तौर पर इस घटना से उभर पाए। शारीरिक जख्म तो फिर भी कभी ना कभी भर जाएंगे, पर ये मानसिक जख्म जो आपको मिलते हैं ये उम्र भर आपको कौंधते हैं, उम्र भर आपको परेशान करते हैं। न्याय मिले उसके लिए मुझसे हर संभव प्रयास। हम लोगों ने डीजीपी साहब को और एसपी साहब को एफआईआर की, क्योंकि इन्हीं लोगों का कहना है, भैया क्या कहते हैं ये लोग, फैक्स कर दीजिए, फैक्स पे एफआईआर हो जाएगी, यही बोलते हैं ना। यहाँ बच्ची 6 दिन से पर्सनली जा रही है, एफआईआर नहीं हुई, और झूठी बातें ये लोग करते हैं कि फैक्स कर दीजिए। कर दिया गया भैया, फैक्स पे, फैक्स मेल जो भी आपको चाहिए था वो भी आज हो गया। और ये बच्ची भी भाई कोई अनपढ़ या कोई वैसी बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे परिवार से आती है। बच्ची की बहन को आप देखिएगा, वो खुद लॉयर है,
बच्ची का भाई इंजीनियर है, पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा है, आईएएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एक भाई जेएनयू में पढ़ रहा है। इस परिवार से और जिस गांव में ये रहते हैं, शिक्षक है कई अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आने वाले, तब उनके साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। ये अपने में एक बहुत गंभीर विषय है। आप सबके साथ की मैं अपेक्षा रखता हूं, आप सबका मुझे साथ चाहिए होगा इस विषय को उठाने में और इस बच्ची को न्याय दिलाने में। भाई, मैंने हर उस विषय को उठाने का प्रयास किया है जो मेरे संज्ञान में आया, और इसीलिए आज मैं इतना विचलित होकर अगर ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि इसको रोजमर्रा की बात नहीं बना दी जानी चाहिए। घटना हो गई, मर्डर आजकल रोजमर्रा की बात हो गए। कई नेता आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि भैया ऐसी घटनाएं होती रहती, हैबिट में नहीं बनना चाहिए, ये मेरा डर है। ऐसी घटनाएं, महिलाओं की इज्जत आबरू से जुड़ी हुई घटनाएं रोजमर्रा की बात नहीं हो सकती, इस पे खामोश नहीं बैठा जा सकता। इसीलिए आज इस विषय को मैंने कल भी उठाया, आज भी उठाया, आने वाले समय में भी उठाऊंगा। जितनी बच्चियों के साथ इससे पूर्व में दुष्कर्म हुए, दुख तो इस बात का, दुष्कर्म करने के साथ उनको मार कर उनकी लाश को नदी में बहा दिया जाता है। ये बच्ची कम से कम जीवित है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ रही है भैया, शेरनी की तरह ये बच्ची लड़ रही है, बिना डरे बिना घबराए। से कल बातचीत हुई, बातचीत से इतना जरूर स्पष्ट था कि कम से कम विषय को लेकर गंभीरता तो नहीं। इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। 6 दिन जिस जिले के वो एसपी हैं, 6 दिन बीत जाते हैं और तब तक आप उस घटना का संज्ञान नहीं लेते। आज डीजीपी साहब को भी लिखित तौर पर हम लोग ये पूरे विषय